आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनसंख्या सिद्धांत। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जनसंख्या सिद्धांत। अब जनसंख्या सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जनसंख्या सिद्धांत होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, हमारे कोर्स में 4 सिद्धांत हैं। क्या? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम तथा आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या का जीव शास्त्रीय सिद्धांत और शुद्ध पुनरुत्पादन सिद्धांत। लिखेंगे पहला कौन सा है? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। दूसरा है अनुकूलतम और आदर्शतम। ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं, अनुकूलतम और आदर्शतम। ठीक है, सिद्धांत। थर्ड है जनसंख्या का जीव शास्त्रीय सिद्धांत। चौथा है शुद्ध पुनरुत्पादक सिद्धांत। ठीक है, ये 4 सिद्धांत है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम आदर्श जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या हो रहा है ना, जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, जनसंख्या का जीव शास्त्रीय सिद्धांत और शुद्ध पुनरुत्पादन सिद्धांत। ठीक है, इनका प्रतिपादन कब हुआ था? इनका प्रतिपादन हुआ था कब? 1798 ईस्वी में। जनसंख्या सिद्धांत कब हुआ? 1798 में। किसने किया था? ये माल्थस ने। ठीक है, माल्थस ने। अनुकूलतम तथा आदर्श जनसंख्या सिद्धांत कब हुआ? 1924 में। ये किसने दिया था? एडविन केनन ने। किसने? एडविन केनन ने। ठीक है, जनसंख्या का जीव शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? जनसंख्या का जीव शास्त्रीय दिया था 1925 में। किसने? रेमंड ने, रेमंड पर्ल। ठीक है, और शुद्ध पुनरुत्पादन सिद्धांत किसने? कोजिस्की ने। ठीक है, ये 4 सिद्धांत है हमारे सिलेबस में, पढ़ेंगे ना ये करके। पढ़ते करें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। कब हुआ? अभी हमने पढ़ा था 1798 में। किसने किया था? माल्थस ने। ये कौन थे? ये थे ब्रिटेन के अर्थशास्त्री। एक थे ब्रिटेन अर्थशास्त्री और इतिहासकार, दोनों थे ये। ब्रिटेन अर्थशास्त्री और कौन है? इतिहासकार। कौन सी बुक थी? इनकी बुक थी एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। जिसमें इन्होंने क्या किया? जिसमें इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत के बारे में क्या किया था? अपने विचार लिखे थे। ठीक है, इस बुक में क्या किया था? उन्होंने अपने विचार लिखे थे जनसंख्या के बारे में, और वही क्या कहलाया? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। क्या कहलाया? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत।
अब लिखेंगे जनसंख्या सिद्धांत को प्रभावित करने के कारक। मालथस जनसंख्या सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? पहला था औद्योगिक क्रांति। क्या था पहला? औद्योगिक क्रांति से ही क्या हुआ था? ये प्रभावित हुआ था मालथस जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है। दूसरा था नेपोलियन युद्ध, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है। फिर भी जनसंख्या हमारी कम नहीं हुई थी। ठीक है। नेपोलियन युद्ध। कृषि की शोचनीय स्थिति, मतलब कृषि की स्थिति क्या हो गई थी? शोचनीय हो गई थी। कि शोचनीय मतलब कृषि के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। खाने के लिए अनाज नहीं था हमारे देश में उस टाइम। ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशानियां हो गई थी। और चौथा था आपका गांधी की सहमति से असहमत। गाल्विन की आशावादी और है। ठीक है। आशावादी सहमति से असहमत। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था गाल्विन ने कि उन्होंने जनसंख्या को अच्छा बताया था। उन्होंने जनसंख्या को क्या बताया? अच्छा बताया। इन्होंने अपनी बुक, गाल्विन ने कौन सी बुक थी आपकी? 1793 में इन्होंने अपनी बुक पॉपुलेशन में, ठीक है, क्या थी उनकी बुक? पॉपुलेशन। उन पॉपुलेशन में क्या किया था उन्होंने आशावाद मतलब जनसंख्या वृद्धि को अच्छा बताया। और उसी से क्या किया था? मालथस जनसंख्या को असहमत थे। ठीक है। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है मालथस का सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध बताता है। ठीक है। किसके मध्य? जनसंख्या में वृद्धि के मध्य और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य, है ना, दोनों के बीच क्या होता है? संबंध बताता है। इसके अनुसार क्या होता है? उत्पादन की विधियों में दी गई स्थिति, ठीक है, उत्पादन की विधियों में दी गई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों की तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब क्या हो रहा है? जनसंख्या क्या हो रही है? जीवन निर्वाह के साधनों से भी तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है। जनसंख्या क्या हो रहा है? जीवन निर्वाह के साधन मतलब जो भी आपको जीवन निर्वाह में जरूरत होती है, साधनों की, कपड़ा, रोटी, मकान, उन चीजों की जरूरत से भी ज्यादा आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है। मालथस का जनसंख्या सिद्धांत आपका ये कहता है कि जीवन निर्वाह के साधनों से भी अधिक है जनसंख्या। ठीक है। मालथस का जैसे कहता है। अब क्या पढ़ेंगे? नियम की व्याख्या। नियम की व्याख्या क्या होगा? नियम का व्याख्या पहला पॉइंट है आपका जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर में क्या होगा? यदि जनसंख्या में किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया जाए, ठीक है, ऐसे रोका ना जाए जनसंख्या को, तो क्या करेगी जनसंख्या? खाद्य पदार्थों की पूर्ति की अपेक्षा तीव्र गति से ज्यामिति दर से बढ़ती है। ज्यामिति दर का मतलब होता है दुगनी होना। ठीक है। 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, ठीक है, दुगनी होना उस दर से बढ़ती है और प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है। हमने भी बताया कि ज्यामिति का मतलब होता है दुगनी होना। ठीक है। तो क्या हो जाती है? 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। यह क्या कैसे बढ़ेगी? देखो, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, 32 से 64 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे 100 की 200, ठीक है, के अनुसार बढ़ती है। अगर क्या किया जाए? जनसंख्या को रोका ना जाए तो वह खाद्य पदार्थों की अपेक्षा की पूर्ति की अपेक्षा भी बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? खाद्य सामग्री में वृद्धि। क्या है? खाद्य सामग्री में वृद्धि। खाद्य सामग्री में अगर जनसंख्या की अपेक्षा नीची दर में वृद्धि होती है, जनसंख्या की अपेक्षा जनसंख्या से ज्यादा मतलब क्या हो रहा है? खाद्य सामग्री में नीची दर में वृद्धि हो रही है। तो खाद्य सामग्री में वृद्धि किस तरह से होगी? अंक गणितीय दर से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। इस दर से क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि कृषि की उत्पत्ति हाश नियम क्या है? क्रियाशील होते हैं। उत्पत्ति हाश नियम क्या होता है? इसके साधन क्या होते हैं? साधन बढ़ता है तो उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन बढ़ता है तो साधन कम हो जाता है। ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा? इसकी अंक गणितीय दर इसकी बढ़ेगी। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ेगी। ठीक है। जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन कैसे बैठता है? क्योंकि जनसंख्या क्या होती है? ज्यामितीय दर से होती है और खाद्य सामग्री किस दर से होती है? अंक गणित दर से। अगर दोनों में ही वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? दोनों असंतुलन हो जाएंगे।
ठीक है। तो इससे क्या फैलेगी, इससे क्या फैलेगी, निर्धनता फैलेगी, महामारी फैलेगी, भूखमरी फैलेगी, अकाल मृत्यु फैलेगी, ठीक है, आदि समस्याएं पैदा हो जाएंगी इससे। अब देखिए माता जनसंख्या सिद्धांत और खाद्यान्न असंतुलन को दूर करने के उपाय क्या क्या है। पहला उपाय है नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रतिबंध। ये इसका मतलब है कि वो प्रतिबंध जो सडनली हो जाते हैं, जैसे अभी बताया हमने कि क्या हो जाता है कि बाढ़ आ जाना, ठीक है, जो प्राकृतिक से बने हुए प्रतिबंध है वो प्रतिबंध लग जाना, बाढ़ आ जाना या फिर भूखमरी पैदा हो जाना, ठीक है। अब क्या होगा, निवारक तथा प्रतिबंधक प्रतिबंध। ये निवारक क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने खुद से उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, प्रतिबंध खुद से लगा लिया, क्या लगाना, कैसे किया, देर से विवाह करना या फिर क्या करना, विवाह ना करना, ये सब क्या है आपके निवारक, खुद के निवारक है जो आपने खुद से निकालेंगे, प्राकृतिक के हिसाब से है, जो है प्राकृतिक जैसे भूकंप वगैरह आना, ठीक है, जिससे लोग जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो हमारी क्या होगी, जनसंख्या कम हो जाएगी इन चीजों से। देखिए नैसर्गिक एवं प्राकृतिक प्रतिबंध अभी भी बताया हमने कौन कौन से होते हैं वो, जैसे बाढ़ होता है, अकाल होता है, भूखमरी, महामारी आदि। इनसे क्या होता है, इनसे जनसंख्या कम हो जाती है, लेकिन यह क्रम क्या चलता रहता है, क्योंकि मानव की प्रजनन शक्ति मतलब फर्टिलिटी रेट के हिसाब से उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, जनसंख्या पुनः खाद्य सामग्री से अधिक फिर द्वारा अधिक हो जाती है, ठीक है, फिर द्वारा बढ़ जाती है फर्टिलिटी रेट के अनुसार, ठीक है। अब निवारक तथा प्रतिबंध क्या क्या होते हैं, देखिए मानदंड के अनुसार क्या होता है, जो ये वाला नियम होता है, जो ये वाला प्रतिबंध होता है, ये बहुत कष्टदायक होता है। नैसर्गिक प्रतिबंध क्या होता है, बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान होता है। अतः इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, निवारक प्रतिबंधों का यूज करना चाहिए, निवारक प्रतिबंधों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या करना, संयमित जीवन, ठीक है, संयमित जीवन रखना चाहिए, विवाह न करना चाहिए, ठीक है, और क्या करना, विवाह को देरी से करना चाहिए, ठीक है, आदि को क्या करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के सुझाव हैं ये, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट प्राकृतिक प्रतिबंध ना लगे तो आपको क्या करना चाहिए, निवारक प्रतिबंध का प्रयोग करना चाहिए। जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता क्या क्या है, इसकी मनुष्य की काम वासना और प्रजनन शक्ति स्थिर होती है, ठीक है, फिक्स होती है, ठीक है। जीवन स्तर और रहन सहन के बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती है। क्या बढ़ते हैं, जीवन स्तर और रहन सहन दोनों बढ़ेंगे तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। हमने बताया था उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो साधन कम हो जाएंगे और साधन बढ़ेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, और मनुष्य के लिए भोजन आवश्यक हो जाता है, ठीक है, मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। अब इसके क्या है, जनसंख्या सिद्धांत के महत्व क्या है, अल्प विकसित देशों में लागू, जो विकसित नहीं हुए हैं पूरी प्रकार से उन देशों में लागू होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा सत्यता की जांच की जाती है, ठीक है, सत्यता की जांच की जाती है, पुष्टि की जाती है। जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री आवश्यक है, जनसंख्या के लिए खाने का सामान तो आवश्यक होगा वरना भूखे मर जाएंगे, ठीक है, तो जनसंख्या के लिए क्या है, खाद्य सामग्री आवश्यक। नैसर्गिक निवारक प्रतिबंध लागू होना, नैसर्गिक निवारक प्रतिबंध लागू होना, जो हमने बताया बाढ़, अकाल, महामारी, उन सब चीजों का लागू होना, ठीक है। निवारक उपायों के अभाव में जनसंख्या को तेजी से वृद्धि, अगर क्या होगा, निवारक उपाय जो किए हैं ना उसका अगर अभाव रहेगा, वो नहीं होंगे तो क्या होगा, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी। भारत में क्या क्या चीजें हो रही है, क्योंकि जनसंख्या क्या है 2011 की 121.05 करोड़ है, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक दशाएं आज भी जनदर को बढ़ाने में सहायक है। भारत में आज भी क्या हो रहा है कि समाज और धार्मिक दशाएं क्या होती है, वो जनदर को बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। निवारक प्रतिबंध अथवा कृत्रिम साधनों का प्रयोग कम मात्रा में, निवारक मतलब क्या, देर शादी करना, ये सब चीजें आप क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। जीवन स्तर को बहुत नीचा, जीवन स्तर क्या कर रखा है, बहुत नीचा कर रखा है, ठीक है। जनसंख्या को रोकने के लिए नैसर्गिक प्रतिबंध, जनसंख्या को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, नैसर्गिक प्रतिबंध का ही यूज हो जा रहा है। बाढ़ आ रही है, कभी अकाल आ रहा है, कभी महामारी हो रही है, ठीक है। कृषि जोतों का आकार निरंतर छोटा, क्या है, कृषि को जोतने के लिए क्या है, उनका आकार क्या है, बहुत छोटा है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, बेरोजगारी क्या हो रही है, निरंतर बढ़ रही है, ठीक है। व्यवसाय नहीं है, ना व्यवसाय, रोजगार की व्यवस्था है, ना नौकरी की, ठीक है। 1/3 जनसंख्या में अनाज खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, मतलब 1/3 मतलब जितनी जनसंख्या दे रखी है उसका 1/3 भाग के पास क्या है, अनाज खरीदने का भी सामर्थ्य नहीं है, वो अनाज भी नहीं खरीद सकते, ठीक है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है कि परिवार को बढ़ाओ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे भारत में माता जनसंख्या सिद्धांत की वृद्धि के कारण, ठीक है। भारत देखिए पढ़ेंगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या है, इसका प्रतिपादन किया था 1924 में एडविन केनन ने, जो क्या थे,
ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इनका साथ किसने दिया था? डाल्टन ने दिया, रॉबिन्स ने दिया, हिक्स ने दिया, बोल्डिंग आदि ने इनका सहयोग किया था। ठीक है, इनका साथ दिया था अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत बनाने में। ठीक है, अब देखिए डाल्टन के अनुसार क्या है? प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करना, ये इनकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन ये आपकी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी है मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी लर्न हो जाए इसलिए शॉर्ट में लिखी गई है। लेकिन इसका पूरा अर्थ ये है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? डाल्टन के अनुसार प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करता है। रॉबिन्स के अनुसार क्या है? अधिकतम उत्पादन संभव। ठीक है, अधिकतम जितना हो सकता है उतना उत्पादन संभव होना। कार्ल सैंडर्स के अनुसार क्या है? अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करना। क्या करना? आर्थिक कल्याण उत्पन्न करना, जितना हो सकता है उतना आर्थिक कल्याण उत्पन्न करना। ठीक है, बोल्डिंग के अनुसार जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है, जिस स्तर पर क्या होता है? जीवन स्तर अधिकतम होता है, वही क्या कहलाता है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। कैनन के अनुसार क्या है? जनसंख्या तथा साधनों का पूर्ण समन्वय, दोनों को मिलाकर जनसंख्या का और साधनों का पूर्ण मिलाकर समन्वय जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। प्रोफेसर हिक्स ने क्या बोला? प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम हो, प्रति व्यक्ति का क्या हो? उत्पादन अधिकतम हो, जितना उत्पादन कर सके वो उतना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होना चाहिए। देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना है। क्या क्या है आलोचना? जनसंख्या का सिद्धांत नहीं, ये जनसंख्या सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर आकर, एक समय पर आकर क्या होता है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, स्नैतिक विचार मतलब जैसे कि जैसे विचार है, स्थिर विचार, जैसे विचार है वैसे ही विचार रखना। ठीक है, राष्ट्रीय आय के वितरण पर ध्यान, इसमें क्या करना है? राष्ट्रीय आय के वितरण पर ध्यान रखना है, इसकी आलोचना है ये। ठीक है, जनसंख्या पर केवल आर्थिक दृष्टि से विचार, क्या करना चाहिए? जनसंख्या पर केवल आर्थिक दृष्टि से विचार करना चाहिए। ठीक है, अव्यवहारिक मतलब उसका नेचर कैसा होना चाहिए? उसका अव्यवहारिक। मानता है क्या क्या है? कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात स्थिर है। मतलब क्या है? कार्यशील अनुपात कुल जनसंख्या से उसका अनुपात क्या है? वो स्थिर है, मतलब फिक्स है उसका अनुपात। एक बिंदु में उत्पत्ति हाश नियम लागू हो जाता है, मतलब एक बिंदु के ऊपर जैसे क्या हो रहा है कि आपकी अमाउंट दे रखी है यहाँ पर कि, तो उसको क्या कर रहे हैं हम कि उसको एक 20 पॉइंट तक लाकर क्या कर रहे हैं? उसमें उत्पत्ति हाश नियम को लागू कर देते हैं। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि के साथ क्या हो रहा है? प्राप्ति संसाधन व्यक्ति के द्वारा जो बने हुए संसाधन है वह पूंजी स्टॉक, ठीक है, पूंजी का जो भी स्टॉक रखा हुआ है वो, एवं क्या हो रहा है? तकनीकी ज्ञान स्थिर। ये तीनों चीजें क्या है? स्थिर हैं। प्राप्ति संसाधन भी स्थिर है, जो आपके फिक्स है प्रकृति के द्वारा दिए हुए वो साधन स्थिर, पूंजी स्टॉक स्थिर, और क्या है? तकनीकी ज्ञान भी स्थिर है जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ। सिद्धांत क्या कहता है? अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है, कौन सी होती है अनुकूलतम जनसंख्या? जिस पर देश की प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय में वृद्धि होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है। मतलब क्या कह रहा है? देश के प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि होगी तो क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि होगी। मतलब आय भी बढ़ेगी तो क्या होगा? वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, और सिद्धांत की व्याख्या क्या है? जनाभाव। जनाभाव क्या होता है? अनुकूलतम जनसंख्या से कम जनसंख्या होने पर भी प्रति व्यक्ति आय कम होती है। अगर क्या होगा? जनसंख्या कम होगी तो प्रति व्यक्ति की मतलब हर व्यक्ति की आय भी कम होगी। ऐसे में जनसंख्या बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, उसकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि इस समय साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। जब क्या होगा? जनसंख्या कम होगी और प्रति व्यक्ति की आय होगी तो उनके साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। मान के चलो हमारे पास 5 साधन है काम करने के, लेकिन हमारे पास अगर व्यक्ति ही 2 हुए तो वो साधनों का उपयोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसलिए क्या हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि को के साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए जनसंख्या वृद्धि भी आवश्यक है। ठीक है, जनाभाव के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर साधनों का पूरा उपयोग करने के लिए जनसंख्या वृद्धि भी आवश्यक है। क्या मतलब क्या होता है? अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक जनसंख्या होना जनांतीय कहलाता है। ठीक है, अनुकूलतम संख्या से अधिक जनसंख्या का होना जनांतीय कहलाता है। ऐसे में जनसंख्या का ठीक से उपयोग नहीं हो पाता। कैसे ठीक से उपयोग नहीं पाएगा? मान के चलिए साधन आपके कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो कैसे हम उसका यूज कर पाएंगे? ठीक है, तो क्या होगा? इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा? सैलरी कम मिलेगी, सैलरी कम मिलेगी तो प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाएगी। ठीक है, और प्राप्त साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि जनसंख्या में कमी हो। पहला पॉइंट था आपका जनाभाव, जिसमें क्या था कि जिसमें आपके पास साधन तो बहुत सारे थे लेकिन क्या था? आपके पास जनसंख्या कम थी, तो इसलिए उसमें जरूरी था कि जनसंख्या की वृद्धि हो। और जनाधिक्य का मतलब होता है कि जहां जनसंख्या ज्यादा है लेकिन साधन कम है, तो इसमें क्या है? जनसंख्या में कमी आए।
अब हमारा तीसरा पॉइंट होता है अनुकूलतम जनसंख्या। ना ज्यादा व्यक्ति हो, ना ज्यादा जनसंख्या हो, ना कम जनसंख्या हो, ये बीच की जनसंख्या होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अनुकूलतम जनसंख्या। जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होने लगता है, जब अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, जितने साधन है उतना ही उपयोग किया जा रहा है, जितने साधन है उतना ही क्या हो रहा है, उतना उपयोग हो रहा है, तो अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। अधिक जितना साधन होंगे उतना जितने साधन होंगे उतना क्या हो रहा होगा, उतना प्रयोग हो रहा होगा, तो क्या होगा, अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे प्रति व्यक्ति की आय भी अधिकतम होगी, और ठीक है, और है ना, उनकी प्रति व्यक्ति आय भी अधिकतम होगी और वो अपना कार्य भी अच्छे से कर पाएंगे। देखिए ये क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या का आपके बार अनुकूलतम जनसंख्या होती क्या है, ठीक है, क्या होती है, देखिए इसका पॉपुलेशन स्कोर है आपका 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ये क्या है आपका प्रति व्यक्ति आय, क्या है ये, प्रति व्यक्ति की आय, ठीक है। ये कितनी है आपकी, 200, 300, 400, 300 और 200। अब क्या होगा, जब भी आपका क्या होगा, जब भी प्रति व्यक्ति आय भी अधिकतम हो और आपका जनसंख्या का स्कोर भी बराबर आ रहा हो, तो क्या होगा आपका कि अनुकूलतम जनसंख्या होगी। जैसे मान के चलिए स्कोर भी कम है, पॉपुलेशन का स्कोर भी कम है और प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या भी हो रहा है, पॉपुलेशन का स्कोर भी ज्यादा नहीं है, बीच का है, हमने बताया था जैसे कि पॉपुलेशन का स्कोर भी ज्यादा नहीं है और प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या फॉर्मूला होता है m = a - o अपॉन o। ए का मतलब होता है एक्चुअल पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन आपकी है वो पॉपुलेशन, और ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओ का मतलब होता है ऑप्टिमम मतलब मानी गई पॉपुलेशन, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला है, देखिए ये आपका चित्र है, जैसे क्या होगा आपका डायग्राम में कि जनसंख्या आकार का पूरा होगा। देखिए यहाँ पे है जनाभाग, मतलब क्या हो रहा है, जनसंख्या आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसे क्या बोलते हैं अल्प जनसंख्या, जहां जनसंख्या कम हो रही है, और जनाभाग और जनाधिका मतलब जहां जनसंख्या ज्यादा हो रही है। 20 का पॉइंट क्या कहलाता है आपका अनुकूलतम जनसंख्या, ठीक है। देखिए प्रोफेसर क्लार्क ने क्या विचार दिया है, प्रोफेसर क्लार्क ने विचार दिया है कि अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु स्थिर नहीं रहता, मतलब फिक्स नहीं रहता, बदलता रहता है, कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा, स्थिर नहीं रहता, ठीक है, बल्कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। इसके निम्न कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं जनसंख्या में परिवर्तन, जैसे जनसंख्या बढ़ भी सकती है, कभी कम भी हो सकती है, ठीक है। पूंजी में परिवर्तन, मतलब लाभ भी आपको क्या हो सकता है, पूंजी से आपको क्या हो सकता है, ब्याज भी ज्यादा दे सकती है, कम मिल सकती है, ठीक है। औद्योगिक संगठन में परिवर्तन, औद्योगिक संगठन में लोग बढ़ सकते हैं, ज्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन की तकनीक बदल सकती है, कभी कुछ मशीन का यूज हो सकता है, कभी कुछ किसी और का। उपभोक्ता की आवश्यकताओं में परिवर्तन, उपभोक्ता की आवश्यकताएं भी बढ़ सकती है, कभी किसी को कपड़े की जरूरत है, किसी को पानी की या किसी को रोटी की, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आ सकता है। तो यही कारण है कि अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु क्या है, स्थिर नहीं रहता। अब है माल्थस और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अंतर, ठीक है। हमने बताया था अनुकूलतम और आदर्शतम जनसंख्या एक ही होती है, ठीक है। माल्थस क्या है, माल्थस के संबंध के साथ जनसंख्या का संबंध खदानों से है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है उनसे है, खदानों से। और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किससे है, जनसंख्या का संबंध है उत्पादन से, जितना उत्पादन करेंगे, ठीक है, उतना। इसका माल्थस का सिद्धांत क्या है, निराशावादी। निराशावादी का मतलब क्या है, निराशावादी मतलब उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को बेकार बताया, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने इनका क्या है, निराशावादी। और अनुकूलतम से क्या है, आदर्शवादी। आशावादी मतलब जो आशावादी का मतलब है कि एक स्थिर तक बढ़ना चाहिए, उसके बाद नहीं। स्थिर और गतिशील, ये क्या होता है, स्थिर भी रहता है और बढ़ता भी रहता है, गतिशील रहता है, ये केवल गतिशील होता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, ये है ना, कि इसका वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक के हिसाब से क्या है, ये आशावादी होता है। देखिए अब आता है तीसरा सिद्धांत, जनसंख्या का जीवशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। अमेरिकी अर्थशास्त्री किसके द्वारा बनाया गया था, ये रैंडपल के द्वारा 1925 में। कब बनाया गया था, रैंडपल के द्वारा ये बनाया गया था, अमेरिकी अर्थशास्त्री रैंडपल के द्वारा 1925 में। बुक क्या नाम थी इनकी, बुक थी इनकी द बायोलॉजी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इस बुक में उन्होंने क्या किया था, इस बुक में उन्होंने जीवशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। इस पर प्रयोग किया गया था फल की मक्खियों पर, फल पर जो मक्खी लगी होती है उन पर प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके चित्र के आकार की, चित्र कैसा था इसका, ऐसा आकार का, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आकार का इसका चित्र था। अब फिर आता है आपका रुद्र पुनरुत्थान दर का सिद्धांत। ये हमने बताया आपको, ये किसने दिया था, ये दिया था कुजुस्की ने,
कुछ स्त्री ने, ठीक है, कुछ स्त्री ने दिया था। अब इसमें क्या, इन्होंने क्या कहा था कि जिस दर से स्त्री की जनसंख्या अपने आप प्रतिस्थापित होती है, मतलब स्त्री की जनसंख्या अपने आप बढ़ती है, वही क्या कहलाता है, वही वास्तविक पुनरुत्पादन दर कहलाता है। ठीक है, यही है आपके सिद्धांत।